सेकेंड फर्स्ट ईयर के ज़्यादातर चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन सबसे आइडियल एमसीक्यूज़ के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी चैप्टर के थे। दो बातों की वजह से ये इंतहाई अहम थे। एक तो ये प्योरली एमसीक्यू मॉडल है, और जो बाकी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल हैं उसमें चूँकि ज़्यादा लंबा चौड़ा काम होता है, तो वो अमूमन एमसीक्यूज़ के लिए इतने ज़्यादा आइडियल नहीं बनते जितने चैप्टर 1 के बनते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसके कॉन्सेप्ट्स का ताल्लुक पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस है। ये मोल का जो कॉन्सेप्ट खास तौर पर है, या केमिकल स्टिचियोमेट्री का है, ये ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में आएगा। अगर आपको याद हो तो मोल और इक्वेशन का ताल्लुक चैप्टर नंबर 6 में केमिकल इक्विलिब्रियम में, चैप्टर 8 में काइनेटिक्स में, और इवन चैप्टर 7 सॉल्यूशन के चैप्टर में भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे पीछा नहीं छूटने वाला, ये हमारे साथ साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो आज हम अपना चैप्टर 2 इंशाल्लाह शुरू करेंगे इन मिनट और दो एक मिनट के बाद, ताकि जो और बच्चे 1 बजे के हिसाब से शायद क्लास को ज्वाइन करेंगे उन्हें भी कोई नुकसान ना हो। दैट चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। और आपको ये भी पता है कि इसके 3 हिस्से हैं। बेसिकली ये 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई पिछले सिलेबस में, जिसे हमने मर्ज करके एक बहुत बड़ा चैप्टर बनाया। चैप्टर के सबसे हमारे सिलेबस का बड़ा चैप्टर था ये। तो इसमें आपके लिए एक ख़ास बात ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव हिस्सा भी है, जिसे आप फैक्चुअल नॉलेज कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी है, और थोड़े-थोड़े न्यूमेरिकल्स भी हैं। गैस के सेक्शन में न्यूमेरिकल्स हैं, और सॉलिड और लिक्विड का पूरा सेक्शन मोस्टली फैक्चुअल नॉलेज पर है, यानी जिसमें रीडिंग स्टफ है। अभी तक ये नहीं आया था, चैप्टर 1 में ऐसी चीज़ें नहीं थी, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आए हैं। तो अब आपको थोड़ा-सा ये भी देखना होगा कि जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, और ज़ाहिर-सी बात है एक दफ़ा आपकी पढ़ी और याद भी की हुई है, उसे हम ज़्यादा जल्दी और कम टाइम देकर रिव्यू करेंगे, क्योंकि उसमें आपका काम ये है कि आप थॉरली उसे बुक से भी पढ़ें, और जो की पॉइंट्स हम बताते हैं वो भी आपके काम आएँगे। तो वो चूँकि फैक्चुअल नॉलेज है, उसमें आपकी मेमोरी का बहुत ज़्यादा इम्तिहान है, और वो उसी सूरत में होता है कि एक दफ़ा थॉरली चैप्टर को पढ़ा समझा जाए, जैसे हम आपकी हेल्प करेंगे, और फिर उससे रेलेवेंट जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो वो भी साथ-साथ चलता रहेगा। तो मेरा ख़्याल है इट्स नाउ 12:53, हमने इधर-उधर की बातें कर ली हैं, अब शुरू कर दिया जाए काम, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो हमें जॉइन कर चुके हैं, और अब जो 2-4 बाकी हैं वो इंशाल्लाह इसी दौरान में आते रहेंगे। सो सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपसे कहा, वी आर इंटरेस्टेड इन चैप्टर नंबर 2 नाउ। बड़ा सा नाम है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, gases, liquids and solid। बुनियादी तौर पर इस चैप्टर के 3 पोर्शंस हैं, और हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को अलहदा डिस्कस करेंगे। लेकिन इन द बिगिनिंग, जहाँ अब चैप्टर शुरू करते हुए हम चाहेंगे कि एक कंबाइन इंट्रोडक्शन तीनों स्टेट्स का हो, और इनका आपस में कंपैरिजन हो, तो ताकि एक तरह से इनकी डेफिनेशन और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें अंदाज़ा हो जाए। सो अगर मैं ऐसा करूं, तो मैं आपके सामने इन तीनों मैटर की स्टेट्स का एक ब्रीफ सा इंट्रो देता हूं, जिसमें इनकी डेफिनेशन और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन होगा। तो गैस के लिए आप कहते हैं, जो इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं, वो ये है कि ये मैटर की वो स्टेट है जिसका इनडेफिनेट शेप है एंड indefinite volume है, so that liquid is common to solve gases with respect to shape, कि इसका भी shape indefinite ही है, but इसका volume definite है। जबकि solid में shape भी definite है और volume भी definite है।
तो इसका मतलब है आपने डेफिनेशन में जिस चीज़ को की पकड़ा है वो है इनके शेप और वॉल्यूम। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड वॉल्यूम वी डिफाइन द स्टेट्स ऑफ मैटर। और इस लिहाज से जो इंटरेस्टिंग कंपैरिजन नज़र आता है वो ये है कि सॉलिड इज़ द ओनली स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम सॉरी जिसका शेप डेफिनेट है। सॉलिड इज़ द ओनली स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप डेफिनेट है। तो शेप के लिहाज से सॉलिड डेफिनेट शेप रखता है, लिक्विड और गैस दोनों का शेप डेफिनेट नहीं है। इसी तरह गैस को ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर हासिल है कि इज़ द ओनली स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम इनडेफिनेट है। अदरवाइज सॉलिड और लिक्विड दोनों का वॉल्यूम डेफिनेट है। तो इनडेफिनेट वॉल्यूम सिर्फ गैस का है और डेफिनेट शेप सिर्फ सॉलिड का है। ये खास बात है। और दूसरी खास बात ये है कि बोथ गैस एंड लिक्विड कैन फ्लो। गैस भी कंटिन्यूस मोशन करती है तो स्प्रेड होती है, तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड में ये खूबी नहीं है। इसलिए हम गैस और लिक्विड को मिलाकर कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब है फ्लो करने वाली चीज़। तो ये खूबी चूंकि गैस और लिक्विड दोनों में है इसलिए इनका कंबाइंड नाम है फ्लूइड। तो ये एक छोटी सी बात हो गई। देन हम जैसे कि मैंने कहा इनके दरमियान कंपैरिजन चाहते हैं। तो दे ऑल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। गैस, सॉलिड, लिक्विड, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स सिंपल एटम भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में भी कहा था, मैटर कंसिस्ट ऑफ द फंडामेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो कि एटम कहलाते हैं। तो बेसिकली एटम सबसे फंडामेंटल रिप्रेजेंटेटिव है। अलबत्ता ये एटम मुख्तलिफ शक्लें बनाता है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो ये कैटाइन या एनाइन बन जाता है, और जब ये दूसरे एटम्स के साथ मिलकर ग्रुप ऑफ एटम बनाता है तो मॉलिक्यूल बन जाता है। इसलिए हमने कहा कि मुख्तलिफ टाइप की चीज़ों में पार्टिकल्स न्यूट्रल एटम की सूरत में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की सूरत में भी हो सकते हैं और आइंस की सूरत में भी हो सकते हैं। सो द जनरल टर्म विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल दीज थ्री इज पार्टिकल। जब हम लफ्ज़ पार्टिकल कहें तो इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल मूवमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल वी कैन ऑल्सो कंपेयर दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो गैस के लिए हमने कहा कि गैस में पार्टिकल्स are allowed to move freely। सो यहाँ पार्टिकल्स की फ्री मूवमेंट है। पार्टिकल्स को जितनी जहाँ जगह मिलती है वो रैंडम अंदाज में वहाँ मूव करते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सॉलिड के लिए कहते हैं पार्टिकल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट। ये सिर्फ अपनी जगह पर हल्का हल्का वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह भी नहीं छोड़ सकते। तो आप ये कह सकते हैं अ रिस्ट्रिक्ट वाइब्रेटरी मोशन इन सॉलिड। तो यहाँ खुला खाता लगा हुआ है, पार्टिकल्स को हर तरह की आज़ादी है। गैस में और सॉलिड में आपने कह दिया कि दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट ओनली। लिक्विड को हर लिहाज से हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ये हर खूबी में सॉलिड और गैस के बीच में आता है। तो अब यहाँ भी यही है कि लिक्विड में पार्टिकल्स की मूवमेंट ना उतनी फ्री है जितनी गैस में है, और ना उतनी रिस्ट्रिक्टेड है जितनी सॉलिड में है। सॉलिड के मुकाबले में लेस रिस्ट्रिक्टेड है और गैसेस के मुकाबले में लेस फ्रीडम है। तो इसमें कहते हैं कि पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन another इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स। एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। तो इस तरह इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकुलर मोशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पार्टिकल की मूवमेंट इस हिसाब से हो रही है। फिर इसी से कनेक्टेड होती है ये बात कि ऐसा क्यों है कि एक जगह पार्टिकल्स इतने फ्री हैं, दूसरी जगह पार्टिकल इतने रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसकी लॉजिक ये बनाई कि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं बिटवीन पार्टिकल्स। The particles in solid they have a very strong forces of attraction जो पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए होती हैं। चूंकि ये फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए पार्टिकल्स आर अनेबल टू मूव फ्रीली। तो अब जहाँ फ्री मूवमेंट हो रही है खुद ब खुद ये ऑब्वियस बात आ गई कि वहाँ फोर्सेस बहुत वीक होंगी, इसलिए पार्टिकल्स को फ्री मूवमेंट से कोई नहीं रोक पाता। तो वेरी वीक फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो फिर
अब लिक्विड के लिए शायद आप खुद प्रिडिक्ट कर लें, इट शुड बी इंटरमीडिएट, गैसेस से स्ट्रॉन्ग होगी और सॉलिड से वीक होगी, दोनों के बीच में आएगी। तो इसके लिए हमने कहा इंटरमीडिएट फोर्स। ठीक हो गई बात। अब ये हमने एक तरह से तीन चीजों में सॉलिड लिक्विड गैस का कंपैरिजन किया, इन टर्म्स ऑफ देयर शेप एंड वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ देयर पार्टिकल मोशन, इन टर्म्स ऑफ देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और इसी से ये बात सामने आई कि गैसेस में अगर पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस नहीं हैं, दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली, तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी वाइड। पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे आप इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें। सॉलिड में नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, प्रैक्टिकली हम कहते हैं कोई डिस्टेंस नहीं है। तो नेग्लिजिबल का लफ्ज़ मैंने एहतियातन इसलिए लिखा है कि अगर कोई डिस्टेंस नहीं है तो दैट आल्सो रूल्स आउट द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। अगर मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ज़रा सा वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा ग्रूम मिल रहा है तो वो ऊपर नीचे हो रहा है ना। इसलिए हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट नेग्लिजिबल डिस्टेंस, इतना कम है कि वो नेकेड आई तो क्या अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंट से भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। अलबत्ता सॉलिड के नेग्लिजिबल डिस्टेंस और गैसेस के वाइड डिस्टेंस के दरमियान में लिक्विड है, सो वेरी small distance between particles। इससे अंदाज़ा लगाइए कि गैसेस के वॉल्यूम जो है, गैस जो जगह घेरती है उसमें ज़्यादातर जगह वही है जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह है। तो चूँकि मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो जाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है उसकी वजह से गैस बहुत बड़े वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। हम सब ने याद किया है फर्स्ट चैप्टर में कि एसटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, विच इज 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैं यूनिट चेंज कर दूँ। तो ये बताने के लिए कि लिक्विड उसके मुकाबले में कितनी कंप्रेस हो जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के कितने करीब आ जाते हैं और कितनी कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, कि अगर इसी कंडीशन पर, इसी एसटीपी पर आप किसी लिक्विड का वॉल्यूम लें, अब लिक्विड गैस की तरह सिमिलर बिहेवियर नहीं रखते कि सारे लिक्विड एक जैसा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें, इसलिए टेंटेटिवली ये वॉल्यूम बनता है 10 सेंटीमीटर क्यूब से 100 सेंटीमीटर क्यूब तक, which is basically 0.1 decimeter cube to 0.1 decimeter cube। तो ये तकरीबन आप देखिए तो 10,000 टाइम्स का फर्क पड़ जाता है, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि गैसेस में पार्टिकल्स कितनी ज़्यादा बड़ी जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं और लिक्विड में आकर वो कितनी छोटी जगह पे कंटेन हो जाते हैं। मेनली तो यही सब चीज़ें हैं जो गैसेस के जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर के जनरल कंपैरिजन में हमें याद होनी चाहिए। शेप और वॉल्यूम, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, मोशन बिटवीन पार्टिकल्स। एक चीज़ हम और बढ़ा सकते हैं कि गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, गैसेस बहुत लाइटर हैं, डेंसिटी लो, लिक्विड की डेंसिटी इंटरमीडिएट, दरमियानी, और सॉलिड हाईली डेंस, निस्बतन सबसे भारी होते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गई। तो मैंने तकरीबन 5 बातों की बुनियाद पर तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन कर दिया। अभी छोटी छोटी सी बातें हैं कि कौन सी खूबी किस में ज़्यादा, किस में कम, किस में बहुत ही कम। तो ये बातें एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक एक लाइन की स्टेटमेंट है ये। इस जनरल कंपैरिजन के बाद हम आते हैं इस बात पर कि अब बात कर लें तीनों स्टेट्स को अलग अलग। तो अब गैस का हिस्सा अलग होगा, लिक्विड का हिस्सा अलग होगा और सॉलिड का हिस्सा अलग होगा। एंड वी फर्स्ट फोकस ऑन गैस। सो गैसेस का पूरा सेक्शन हमारा जो है वो बेस करता है
एक थ्योरी पर जिसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हम सबको ये बात अच्छी तरह याद है, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अच्छी तरह याद है क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में तो आपने इसे पढ़ा ही था, सेकेंड ईयर में भी हीट का जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, उसमें ये सारी बातें दोबारा आई हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छी तरह हमने इन चीज़ों को बार बार सुना पड़ा है। तो एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम उन चीज़ों को जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर में मौजूद है उनके लिए लफ्ज़ पार्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों आ सकते हैं। इसलिए बाज़ किताबों में इसे काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी भी कहा जाता है कि अगर आप मॉलिक्यूल के लफ्ज़ की जगह पार्टिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसे काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी भी कहा जाएगा। तो ये दोनों एक ही बात होगी। अच्छा, हमारी बुक चूँकि मॉलिक्यूलर कहती है इसलिए हम थ्योरी लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, और वो इसलिए कहती है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल का लफ्ज़ यूज़ किया है। वो इसलिए कि तीन थी चीज़ें, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। गैसेस में आयन नहीं होते। कोई भी नेचुरल गैस रूम टेम्परेचर पर आयन से मिलकर नहीं बनती। आयन्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड बनाते हैं। तो सिर्फ सॉलिड में आयन्स होते हैं, इसलिए ये बात तो 100% तय हो गई कि हमारी गैसेस में आयन तो हो ही नहीं सकते। अब रह गए मॉलिक्यूल और एटम। तो मेजॉरिटी गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिर्फ वो जो 6 नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, दे कंसिस्ट ऑफ सिंपल एटम्स, जिनको आप मोनोएटॉमिक गैसेस कह देते हैं। तो चूंकि मेजॉरिटी गैसेस में मॉलिक्यूल है, तो हमने बजाय लफ्ज़ पार्टिकल इस्तेमाल करके एटम, मॉलिक्यूल और आयन की रिपीटिशन करने के हमने फैसला ये किया कि बात को सिंपल बनाते हैं। और गैसेस के लिए हमारा इस थ्योरी का बेसिक नुक्ता ही यही है कि वो पार्टिकल्स जो गैसेस में होते हैं, हम उन्हें मॉलिक्यूल कहा करेंगे। ये आप कहा करेंगे का क्या मतलब, वो मॉलिक्यूल तो नहीं होते। हमने कहा देखिए आयन तो वो हो नहीं सकते हैं। हाँ, एटम भी होते हैं, लेकिन चूंकि एटम सिर्फ चंद गैसेस में होते हैं, तो हमने आसानी की खातिर, सिर्फ अपनी आसानी की खातिर फैसला किया कि नोबल गैसेस के एटम्स को ही मॉलिक्यूल का डेजिग्नेशन दे देंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो हम उन्हें कहते हैं एक एटम वाले मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसलिए याद रखिएगा, टेक्निकली नोबल गैसेस एटम से मिलकर नहीं बनी, नोबल गैसेस मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनी हुई। हम सिर्फ अपनी आसानी की खातिर उन्हें मॉलिक्यूल डिक्लेयर करते हैं, और यही हमारी इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट होगा। तो जब भी बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए की जाएगी, हम इस बात को फॉलो करेंगे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में लफ्ज़ काइनेटिक मोशन को जाहिर करता है, जिसका मतलब है इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि हमने ये फैसला किया है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को बेस बनाकर हम गैस की पूरी स्टेट ऑफ मैटर को कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्क्राइब करेंगे। ये थ्योरी बेसिकली गैस की स्टेट के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप की गई थी, और ये दावा किया गया था कि इस थ्योरी से हम गैस के बिहेवियर को 100% समझ गए हैं। तो 1857 का ये वाक़या है जब ये थ्योरी प्रपोज हुई थी। और याद रहे, हिस्ट्री की तरतीब दूसरी है और सिलेबस की तरतीब दूसरी है। तो इन हिस्ट्री हमने ये डिसाइड किया था, हिस्ट्री में हुआ ये था कि पहले गैस लॉज आए हैं, फिर ये थ्योरी आई है, और हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं और फिर गैस लॉज पढ़ते हैं। तो हमने समझना है, हमने हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। तो लेकिन ये जहन में रहे कि ये थ्योरी उन तमाम गैस लॉज का निचोड़ है जो हम पढ़ेंगे इसके बाद। और दावा क्या था, बस गैस पर काबू पा लिया है। तो अब हम ये भी पढ़ेंगे आफ्टर ऑल थिंग कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या हमें मुंह की खानी पड़ी थी। तो साइंस 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 करने वाले जो है ना, वो बड़े शोर मचाते रहते हैं, साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने वो कर दिया। जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो ये जानते हैं कि साइंस में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। जिसे आज हम ईमान लाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी दिनों बाद पता चलता है कि वो थ्योरी गलत थी और उसकी जगह उससे बेहतर और नई चीज़ आ जाती है। साइंस नाम ही इस चीज़ का है। तो ये यहाँ पर भी बहुत बुरा असर हुआ था। बहरहाल वो बात की बातें, पहली बात, इस थ्योरी का पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपसे कहा, इन्होंने कहा
वो पार्टिकल्स जो गैस में मौजूद होते हैं उनका नाम है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स असल में कहते हैं एटम्स के ग्रुप को। तो क्या वाकई गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सब ग्रुप ऑफ एटम हैं? हमने कहा पार्शियली करेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यस, ज्यादातर गैसेस में ऐसा ही है, बस नोबल गैसेस इससे एक्सेप्शंस हैं। तो मॉलिक्यूल्स इस लिहाज से हमने कह दिया दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है मोनो एटॉमिक और इसमें शामिल है नोबल गैसेस जो टेक्निकली मॉलिक्यूल नहीं बना रही हैं, इनके पार्टिकल्स में सिंगल एटम है। और ये कौन है, अब हमें इनके नाम याद होने चाहिए। जितनी तरक्की माशाल्लाह अब हमने कर ली है, सेकेंड ईयर पढ़ गए हैं, तो अब ये एक्सक्यूज नहीं चलेगी कि वी डोंट नो द नेम्स ऑफ दीज गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये इसलिए है कि आपको ये याद हो कि कभी भी, अभी ऑलरेडी हो भी चुका है कुछ सवालात में, लेकिन अब इस चैप्टर में बहुत होगा, कभी भी किसी गैस के मुतालिक हम कोई सवाल पूछेंगे तो आपको पता हो कि अगर वो गैस इन 6 में से कोई एक है तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनाती। हीलियम लिखा होगा तो ये हीलियम के एटम को ही कंसीडर करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये गैस है तो हीलियम का मॉलिक्यूल He2 बना दें, ऐसा कुछ नहीं होता। अलबत्ता इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल की सूरत में होंगी, जिनको आप कहते हैं पॉली एटॉमिक, जिसमें दो या दो से ज्यादा गैसेस हैं। तो दो या दो से ज्यादा एटम्स हैं। तो दो एटम्स वाले कौन है? अगर कहीं लफ्ज हाइड्रोजन गैस लिखा हो तो आप उसके लिए एच मत लिख दीजिएगा। जब हाइड्रोजन गैस लिखा है तो अभी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पहले ही पॉइंट से ये बात क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन गैस अगर है तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, H2 लिखा जाएगा। ऑक्सीजन गैस O2 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन गैस N2 लिखा जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो कि नोबल गैसेस हैं, उन सब के लिए डायटोमिक लिखा जाएगा। तो ये टोटल 7 गैसेस हैं जो अमूमन केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, दे आर ऑल डायटोमिक। तो इनके नाम कहीं आए तो बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये इनका फॉर्मूला क्या है, ये अंडरस्टूड है। तो आज के बाद कहीं किसी सवाल में लिखा हुआ हो ऑक्सीजन गैस तो वो O2 लिखा जाएगा, चाहे कोई बताए या ना बताए। अब ये आपके लिए अंडरस्टूड हो गया। अच्छा, जो गैसेस पॉली एटॉमिक में वो हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा एटम है, वो तो फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल है, उसका तो कोई इशू नहीं। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है या अमोनिया है या मीथेन है, तो ये तो सब हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। सो अब ये पहले ही पॉइंट में क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमने कहा गैसेस की ये हालत देखते हुए कि दे हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। पहली बात यह है कि इन मॉलिक्यूल्स की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। गैस में मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर पैटर्न या अरेंजमेंट के साथ नहीं होते, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल। फिर अभी अभी बात हुई थी कि इनके दरमियान वाइड इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है एज कंपेयर टू देयर साइज और डायमेंशन। देखिए, जब आप ये लफ्ज कहते हैं ना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से, तो या वाइड, तो ये वाइड, लार्ज, ज्यादा उर्दू में कह दिया, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो कंपैरेटिव है। आप ज्यादा किसको कहेंगे और कम किसको कहेंगे, लार्ज किसको कहेंगे और स्मॉल किसको कहेंगे, इसकी कोई बाउंड्री थोड़ी है कि आप कहें जो 10 फीट का होगा वो लार्ज होगा और जो 9 फीट का होगा वो स्मॉल होगा। ऐसा तो नहीं है, ये तो कंपैरिजन है ना। तो अगर आप दो चीजें एक दूसरे के आमने सामने रखें जिसमें से एक का साइज 10 हो और एक का साइज 8 हो, तो 8 वाला स्मॉल हो गया, 10 वाला लार्ज हो गया। और अगर 8 के सामने 6 वाला रखें तो अब 8 लार्ज हो गया, 6 स्मॉल हो गया। तो ये कंपैरेटिव है। इसलिए हमने ये सेंस देने के लिए कि व्हाट डू वी मीन बाय वाइड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये ना समझे वाइड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक एक मील के फासले पर हैं, उनके दरमियान 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। उनका जो डिस्टेंस है उसका उसका कंपैरिजन उनके साइज से किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर आपको बताना है कि आप में और दूसरे आदमी में, आजकल हम कह रहे हैं ना 6 फीट का डिस्टेंस रखें कोरोना की वजह से, तो ये कहा जा रहा है ऑन एवरेज हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो अमूमन 5 से 6 फीट होती है, 5 और 6 के बीच में, तो उतना डिस्टेंस रखें। तो इसका मतलब है आप अपने और दूसरे लोगों के दरमियान अपने साइज का डिस्टेंस रखेंगे, जितने बड़े आप हैं उतना डिस्टेंस रखें। तो इस हिसाब से सोचते हैं गैसेस एक दूसरे से कितनी कितनी दूर हैं। तो नॉर्मली जो गैसेस का साइज है
द साइज ऑफ द गैस एवरेज, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, सबके साइज अलग अलग है, लेकिन एक एवरेज साइज मॉलिक्यूल का तकरीबन 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, और इनके दरमियान अब डिस्टेंस कितना है, इनके दरमियान डिस्टेंस है 10⁻⁻7 मीटर का। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द साइज एंड द डिस्टेंस? अगर आप पावर से हिसाब लगाएं तो 10⁻³ का डिस्टेंस है, यानी गैसेस जितनी बड़ी होती हैं वो एक दूसरे से अपने साइज का 1000 टाइम्स डिस्टेंस रखती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितनी दूर होता है? जितने बड़े वो मॉलिक्यूल खुद हैं, उन मॉलिक्यूल्स के साइज को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यूं कह लीजिए कि गैस में दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना डिस्टेंस होता है कि दरमियान में उस जैसे 1000 मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि वो अपने साइज के हिसाब से तो बहरहाल बहुत दूर दूर है। ये और बात है कि ये डिस्टेंस 10⁻⁻7 हमारे लिहाज से इतना छोटा डिस्टेंस है कि आंख से तो क्या, अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप से भी हम इस डिस्टेंस को नहीं देख सकते। तो हमारे लिए तो ये डिस्टेंस ना होने के बराबर है, लेकिन गैस के प्रोस्पेक्टिव से वो एक दूसरे से इतना गैप रखे हुए हैं कि उस गैप में 1000 मॉलिक्यूल और आ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये तीन बातें हुई, गैसेस मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं, मॉलिक्यूल्स में कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं एज कम्पेयर टू देयर डायमेंशन और साइज। इसके बाद ये एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट्स मॉलिक्यूल को डिफाइन कर रहे हैं। और अब चौथे पॉइंट से हम उस बात की तरफ आ रहे हैं जो थ्योरी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो दिस इज अबाउट द मोशन। गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस और रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं until and unless they collide with anything came into their path। एक दूसरे से टकरा जाएं तो अपनी डायरेक्शन बदलेंगे, या अपने कंटेनर की वॉल से टकरा जाएं तो अपनी डायरेक्शन बदलेंगे, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। ऐसी मोशन ब्राउनियन मोशन कहलाती है। चूंकि हमने कहा इस मोशन में वो आपस में टकराते हैं, कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, तो ये जो टकराना है गैसेस का, ये इलास्टिक होता है। they always perform elastic collision। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें जो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, टकराने से पहले और टकराने के बाद उनकी टोटल एनर्जी और टोटल मास कंजर्व रहता है। अगर ऐसा कोलिजन हो जिसके कोलिजन से मॉलिक्यूल्स के टकराने से वो टूट फूट जाएं और उनका मास कम हो जाए तो वो इनइलास्टिक होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जब टकराते हैं तो टूटते फूटते नहीं है, तो इनकी कोलिजन इनकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। दे कंजर्व देयर टोटल एनर्जी एंड टोटल मास। फिर इसके बाद हमने कहा कि जब ये टकराते हैं आपस में तब तो खैर है, लेकिन जब ये टकराते हैं अपने कंटेनर की वॉल से तो दे एक्सर्ट प्रेशर। हमें सबसे पहले याद आना चाहिए कि प्रेशर की फॉर्मल डेफिनेशन है कि इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी चीज से टकराता है तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी आती है उसकी मोशन की वजह से, जो कहलाती है मोमेंटम। तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं मोमेंटम को, जो उसके मास और वेलोसिटी की वजह से होता है। तो जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी चीज से टकराता है तो अपने मास और वेलोसिटी की वजह से उसके ऊपर एक धक्का लगाता है, फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड करें तो ये उसका प्रेशर बनेगा। तो इसका मतलब है अगर एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो ये सारे मॉलिक्यूल जब अपनी कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो टकराते वक्त ये इसके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं वो इनका प्रेशर है। तो प्रेशर का ताल्लुक हुआ इस बात से कि कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो टकराएंगे और उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और उनकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि वो जितनी तेज़ी से मूव करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर बिकॉज ऑफ देयर कोलिजन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई अब यूनिट। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट तो हम सबको पक्का पक्का याद होना चाहिए, वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं, और पास्कल का सिंबल है PA, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, इसके अदर यूनिट्स में एटमॉस्फेयर है,
जिसको हम एटीएम का सिंबल देते हैं। इसके अदर यूनिट्स में है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसको हम टॉर भी कहते हैं, और इसके अदर यूनिट्स में है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएसआई कहा जाता है। ये सब प्रेशर के यूनिट्स हैं। तो अब याद रहे एमसीक्यूज के अंदर ये चीज़ बड़ी अहम होती है कि हमें यूनिट्स सारे के सारे आते हों और उनके इंटर कन्वर्जेंस पता हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो अब ऐसा यूनिट बेशक इसमें है पहला वाला, लेकिन केमिस्ट्री वाले ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एटीएम को, वो एसआई यूनिट को कम और एटीएम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी एक सिंपल सी वजह ये है कि एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास एयर की जो लेयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो हम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हमने 1 डिक्लेयर किया है। तो उस प्रेशर से हम अमूमन गैसेस के प्रेशर को कंपेयर करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर में गैस है जिसका प्रेशर 2 एटीएम है, तो हर सुनने वाले को ये अंदाज़ा हो गया कि जो एयर हम पे प्रेशर लगाती है ये उससे डबल प्रेशर है। लेकिन पास्कल में अगर मैं वैल्यू देता हूँ तो ऐसी कोई इमेजिनेशन नहीं आ पाती, हमें नहीं समझ आती 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर ज़्यादा मानूँ या कम मानूँ। तो ये इससे केमिस्ट्री वालों का ख्याल है कि ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। लेकिन बहरहाल ऐसा यूनिट ये है और हमें ये भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एटीएम हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह जो नीचे यूनिट है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इस मौके पर ये बिल्कुल सही होगा कि मैं इन सारे यूनिट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन बता दूँ और बेस बनाऊँ एटीएम को, क्योंकि केमिस्ट्री में हम एटीएम को इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स सी, 1 एटीएम बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के। तो ये सबसे पहला कन्वर्जन है। अच्छा, इसमें ज़रा मुश्किल लग रहा है, अजीब सा नंबर है 101,325। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये याद हो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ करके इन 325 की जगह हम आम तौर पर इसे ले लेते हैं जीरोस। तो ये बजाय 1,01,325 के हम इसे 1,01,000 पढ़ देते हैं। तो जो आसानी की खातिर बन जाता है 1.01 इंटू 10⁵। ये ज़्यादा आसान है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा आसानी बता दूं तो वो ये है कि इवन इसको भी हम राउंड ऑफ कर देते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर जब आप बगैर कैलकुलेटर के एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन में एटीएम और पास्कल के दरमियान इस रेशो को इस्तेमाल करते हैं, इस कन्वर्जन को इस्तेमाल, जो बहुत ही आसान हो जाता है 10⁵ अगर आपको प्रेशर को एटीएम से पास्कल में या पास्कल से एटीएम में जाना। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू भी याद रखिएगा और ये वो है जो हम रफली इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद एटीएम का ताल्लुक 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसको हम टॉर भी कहते हैं। इसका मतलब है 1 एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर है या 760 टॉर के बराबर है। इसी तरह 1 एटीएम बराबर है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये सारे कन्वर्जन हमें अच्छी तरह से आते हैं। ठीक हो गई बात, ये प्रेशर की बातें हो गई। इसके बाद कंटिन्यू करें अगर, तो बात ये आ रही है कि द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट को एनर्जी की जरूरत होती है, इसे आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? so the average kinetic energy of the gas molecules, so average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to absolute temperature। इसका मतलब है ये जो रूम टेम्परेचर होता है ये हमें वो हीट देता है जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो हाई टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उनकी मूवमेंट फास्ट होगी। लो टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और उनकी मूवमेंट स्लो होगी। ठीक हो गई बात। तो यहाँ एक बात तो ये हो गई, एक बात खास ये हो गई कि जो मैंने कैपिटल टी लिखा है इसकी भी कहानी। कैपिटल टी का मतलब लिया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है वो टेम्परेचर जो केल्विन में हो, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। आप सबको पता है कि टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं। एक हमारे पास है डिग्री सेंटीग्रेड, एक डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। तो जब आप केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं तो वो एब्सोल्यूट है। स्मॉल टी लिखा जाए तो दिस इज टेम्परेचर
इन डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक होगी बात। तो यहाँ सख्ती से बात की गई है कि दिस शुड बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमने आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ 3 पॉइंट्स आपके सामने फर्स्ट में लिखे थे, फिर 3 हमने यहाँ बता दिए, और अब हमने आपके सामने ये एक 7वां पॉइंट बता दिया। तो अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स में हमने जो बातें की हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें एक बात और बढ़ा दें, वो भी है कि गैसेस ओबे ऑल लॉज ऑफ मैकेनिक्स। तो जितने मैकेनिक्स के लॉ हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये गैसेस की मूवमेंट उसे ओबे करती है। यहाँ तक तो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बातें एब्सोल्युटली राइट है। मैंने थ्योरी में आपसे कहा कि ये थ्योरी जब प्रपोज हुई थी तो बड़े दावे ये हुए थे कि हमने गैस की स्टेट को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर दिया, नथिंग लेफ्ट। अब गैस का कोई फिनोमेना ऐसा नहीं है जिसे हम ना समझा सकें। तो यहाँ तक तो वाकई बात सही थी, लेकिन अब जो आखिरी 2 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो थे कंट्रोवर्शियल, जिस पर एतराज़, इसमें थोड़ी थोड़ी सी खराबियाँ भी आई जिसकी वजह से गड़बड़ होगी। तो वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं, पहला इन्होंने कहा नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। थोड़ी देर पहले ही जब हमने कंपैरिजन किया था तो उसमें मैंने कहा था गैसेस में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो असल में गैसेस में फोर्स होती है, मगर बेहद 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 वीक होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट था नहीं होती। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है। कभी किसी सवाल में हम आपसे यूं पूछें कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो आप कहेंगे देयर एग्जिस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने ये कहा था। और हकीकत ये है कि उन्होंने गलत कहा था। फोर्स तो होती है मगर बेहद वीक होती है। तो अब दोनों बातों में क्या बात है, जब ये बेवकूफ़ों ने क्यों कही ऐसी बात? तो सीधी सी बात है, फोर्स दिखाई नहीं देती है। कभी देखा है फोर्स को? नहीं। फोर्स फील की जाती है, फोर्स का इफेक्ट नजर आता है। फिल्मों में यही दिखाते हैं ना, कोई सचमुच थोड़ी कोई किसी को मार रहा होता है, लेकिन आवाज सुनाई जाती है थप्पड़ की ऐसे कि आप यकीन करते हैं थप्पड़ लगा है, कोई थप्पड़ नहीं पड़ा। चेहरे पे लाली दिखा देते हैं तो आपको अंदाजा होता है कितनी जोर का थप्पड़ मारा है, पूरा मुंह लाल हो गया, हालांकि उसने नहीं मारा। ये तो सब समझते हैं ना, कोई फिल्म में सचमुच थोड़ी मार रहा है किसी को। तो हम इफेक्ट से फोर्स का इंप्रेशन देते हैं, क्योंकि फोर्स नहीं दिखाई देती, उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो अब अगर फोर्स का इफेक्ट दिखाई ना दे तो कौन मानेगा कि फोर्स है? अगर हम फिल्मों में ये आवाज गायब कर दें जो थप्पड़ की गूंजती है, ये इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट गायब कर दें, कार्टून लगेंगे, साफ पता चल रहा होगा मार ही नहीं रहे, एक एक फिट से घूसा जा रहा है। तो इसका मतलब है, फिर आप ये कहेंगे ना फोर्स नहीं है। तो अगर फोर्स का इफेक्ट नजर ना आए तो हर आदमी कहेगा फोर्स नहीं है, चाहे हो। तो इन विचारों का कसूर ये हुआ कि चूंकि गैसेस के दरमियान बहुत ही वीक फोर्स थी, और ये वीक फोर्स ज्यादातर अपना कोई असर नहीं रखती, स्पेशली एट रूम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स है वो कुछ नहीं करती। जब कुछ नहीं करती तो फिर ये बात सही है। मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है वो अपना इम्पैक्ट कब दिखाती है? जब टेम्परेचर लो किया जाए। लो का मतलब है माइनस में कर दिया जाए। कब पेश की थी ये थ्योरी हमने? 1857 में। फ्रिज बन गया था? नहीं। उस जमाने के लोग तो लो टेम्परेचर हासिल ही नहीं कर सकते थे, उन्होंने गैसेस को माइनस के टेम्परेचर पे देखा ही नहीं था, तो वो बेचारे कैसे कह देते फोर्स है? उन्होंने कह दिया नहीं है। वो तो बाद में पता चला कि लो टेम्परेचर पर गैसेस की दरमियान जो फोर्सेज हैं वो अपना इफेक्ट दिखाती हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लो टेम्परेचर पर एप्लीकेबल नहीं है। यही मैंने आपसे कहा था कि हमारा दावा था कि ये थ्योरी गैसेस की हर बात समझा देगी, लेकिन बाद में इसमें कुछ मसाइल आ गए। तो इस मसले पर हम आखिर में बड़ी तफसील से बात करेंगे। फिलहाल ये बात इस तरह याद रखें कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, और ये प्रॉपर्टी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक है, और इन एक्चुअल इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। और यही इस आखिरी पॉइंट के साथ है जिसमें कहा गया वॉल्यूम ऑफ
individual gas molecule is 0, कहते हैं नेग्लिजिबल और 0। यानी गैस के इन्होंने ये कहा कि गैस का एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि आप उसके वॉल्यूम को 0 ले सकते हैं, कोई परवाह नहीं। अभी आपसे कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल का साइज होता है 10 की पावर -10। याद रहे लफ्ज साइज जो है एक डायमेंशन को जाहिर करता है, लेंथ को, ये डायमीटर है गैस के मॉलिक्यूल का। वॉल्यूम 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो अगर उसकी लेंथ 10 की पावर -10 है तो इतनी ही तकरीबन उसकी ब्रेड्थ होती है, इतनी ही तकरीबन उसकी हाइट होती है। तो इस तरह रफली स्पीकिंग, नॉट एग्जैक्टली, गैस का मॉलिक्यूल तकरीबन 10⁻³ मीटर क्यूब का वॉल्यूम रखता है, जिसका मतलब है कि आप पॉइंट के बाद 29 जीरो लगाएंगे और फिर कोई नंबर आएगा। खुद आपके सामने कोई नंबर ऐसे लिखा जाए जिसमें इतने जीरो आ जाएं तो आप कहेंगे सर ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इन विचारों ने भी यही कह दिया कि गैस का एक मॉलिक्यूल इतनी कम जगह घेरता है कि आप उसके वॉल्यूम को 0 मान सकते हैं। तो ये भी बात अंडर सम कंडीशन तो चलती है, मगर नॉट ऑल कंडीशन, जिस पर हम लास्ट में बहस करेंगे। तो इसका मतलब है लास्ट 2 पॉइंट्स को हम 100% करेक्ट नहीं कह रहे, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर। ये मैंने बड़ी तफसील से आपको ये सारे पॉइंट इसलिए बताया, हालांकि ये थ्योरी है, खुद पढ़ लेते, कोई हर्ज नहीं था, कई दफ़ा पढ़ी हुई है, क्योंकि इसका हवाला मुझे बार बार देना पड़ेगा, तो इस पर टाइम लगा दिया तो आगे मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो दैट वाज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेगा टॉपिक ऑफ गैस। याद रहे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सिर्फ गैसेस के लिए है, सॉलिड और लिक्विड के लिए कोई अलहदा से थ्योरी नहीं है जिसके पॉइंट्स हो। हाँ, किया ये गया कि इस थ्योरी बावजूद इसके कि इसमें ये थोड़े से लैप्सेस आए हैं, ये बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि ये 100% नहीं तो 90% केसेस में बेहद कामयाब रही, इसलिए इसकी शोहरत अपनी जगह पर। और हमने इससे मुतासिर होकर इसी थ्योरी को एक्सटेंड करके इससे सॉलिड और लिक्विड के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन किया। तो द सेम थ्योरी कैन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल। तो उधर के लिए कोई अलग से पॉस्टुलेट नहीं बनाया गया, इसी को एक्सटेंड किया गया है। तो इसलिए बेसिकली थ्योरी सिर्फ गैसेस के लिए है। तो अब इस एक टॉपिक के बाद हमारा अगला हिस्सा शुरू हो रहा है, जो मैंने शुरू में ही कहा, और वो है गैस लॉस। बुनियादी तौर पर गैस लॉस पहले आए थे, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने ये सारे पॉइंट्स बनाए, अपने आप को कैसे पता चला ये सारी बातों का, तो इन गैस लॉस की बेस पर हमने ये थ्योरी बनाई थी। तो समझाने के लिए हमें लगता है कि पहले थ्योरी समझाई जाए और फिर लॉस समझाया जाए, तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। साइंसदान थे, उन्होंने 250-300 साल लगाए थे। यानी गैस लॉज में पहला लॉ है बॉयज लॉ, जो 1662 में आया था। तो आप याद रहे 1662 से ये जर्नी शुरू हुई और 1857 में उन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की। 2-3 नस्लें लग गई हमारी, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। अगर हम इनकी तरतीब से पढ़ेंगे तो बातों को समझने में टाइम लगेगा, इसलिए साइंस पढ़ाते वक्त हम कहते हैं पहले थ्योरी पढ़ाइए तो बच्चों को समझाने में आसानी रहेगी। तो हिस्टोरिकली बहरहाल ये रिवर्स था। तो अब गैस लॉज में 5 लॉ है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जनरल गैस, जिनसे फिर जनरल गैस इक्वेशन बनेगी, और ग्राहम्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। इसमें जो पहले 3 लॉ हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये एग्जैक्टली आपने मैट्रिक में भी पढ़े थे, फिर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े, फिर आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़े। तो ये तीनों लॉज गैस की स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि जो आखिरी दो हैं डाल्टन्स और ग्राहम्स लॉ, उसका ताल्लुक गैस की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से है। ग्राहम्स लॉ का डिफ्यूजन से और डाल्टन लॉ का पार्शियल प्रेशर से, पढ़ लेंगे बाद में। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉयल्स लॉ। जाहिर सी बात है, डेरिवेशंस, डिटेल्स, ये सब अब हमारा कंसर्न नहीं है, हम हर एक रिजल्ट्स पर बात करें और की पॉइंट्स पर बात करें। तो बॉयल्स लॉ 1662 में प्रेजेंट किया गया, ऑब्वियसली बाय द रॉबर्ट बॉयल, और इस शख्स ने हमें बताया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एंड इट्स प्रेशर। ठीक है, सो अब ये जहन में रहे कि इन लोगों को ये अंदाजा हो गया कि गैस की स्टेट में सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये है कि उसका वॉल्यूम इनडेफिनिट है। शुरू से कह रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनडेफिनिट, ना सॉलिड का इनडेफिनिट है ना लिक्विड का, सिर्फ गैस का है। तो वो उन्होंने सबसे ज्यादा इसी पे तवज्जो दी कि फिर गैस का वॉल्यूम अगर इनडेफिनिट है तो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम अगर गैस का वॉल्यूम प्रिडिक्ट करना चाहें तो हमें उसके लिए किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तो पता ही चला कि गैस का वॉल्यूम 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके प्रेशर पर, उसके टेम्परेचर पर और उसके नंबर ऑफ मोल्स पर। तो अक्लमंदी ये थी कि हम अगर ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इंडिविजुअली वॉल्यूम का प्रेशर से क्या ताल्लुक है, फिर सिर्फ टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है,
फिर सिर्फ नंबर ऑफ मोल से क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे एक एक करके तीनों से कंपेयर करें, और जिस वक्त आप ये मालूम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड इट्स प्रेशर, तो तरीका क्या है, हम बाकी दोनों फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी होगा, हमारे लिए ज़रूरी होगा कि वी शुड कीप द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, ताकि सिर्फ ये पता चले प्रेशर वॉल्यूम को कैसे अफेक्ट करता है। फिर जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि वी शुड कीप द नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ इधर फोकस करें कि नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट, ताकि हम सिर्फ इस पर फोकस करें कि हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द वॉल्यूम। ये है अप्रोच। तो इसलिए बॉयज ने जब ये मालूम करना था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, सो ही कीप द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो हमने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ यू कीप टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। अमूमन हम टेम्परेचर का तो खास तौर पे तस्करा करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का नहीं किया हुआ था, तो बच्चे कहते हैं ये कब कांस्टेंट हुआ। तो आप लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, जहाँ भी स्टेटमेंट लिखी होती है वहाँ लिखा होता है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। व्हेन यू से गिवन मास, इट मींस यू आर कीपिंग द मास कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स मास से ही निकाला जाता है, तो मास को कह दूं कांस्टेंट या मोल्स को कह दूं कांस्टेंट, एक ही बात है। सो या तो स्टेटमेंट यूं लिखी जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो गिवन मास लिखकर आपने मास को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर को आखिर में कर दिया, और अगर आप वहाँ गिवन मास नहीं लिखते तो फिर आखिर में दोनों बातें गई है। आप कहिए वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ द नंबर ऑफ मोल्स और मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बहरहाल ये दोनों चीजें कांस्टेंट और ये दोनों चीजें एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एक चीज जिस प्रोपोर्शन से बढ़ाई जाएगी, दूसरी चीज उसी प्रोपोर्शन से कम की जाएगी। याद रहे, सिर्फ ये कहना और समझना कि एक चीज बढ़ाओ तो दूसरी चीज कम हो जाती है, इसे इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं कहलाता कि एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज कम हो जाए, ये इनवर्सली रिलेटेड कहलाता है। लफ्ज प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके मुताबिक आप एक वैल्यू को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वैल्यू को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी मिसाल के तौर पर if I have a gas with a particular volume and pressure, तो फर्स्ट कर लीजिए उसका वॉल्यूम है 1000 ml और उसका प्रेशर है 180 m। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रेशर को डबल कर दें, 1 से 2 किया तो ये डबल कर दिया, तो अब ये नहीं कि आप कहते हैं प्रेशर कम करके सर हमने कर दिया 800। तो अब देखा जाए तो वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हुआ, आपने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नो नो नो, अगर ऐसा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये सिर्फ इनवर्सली रिलेटेड है। प्रोपोर्शन का मतलब है जब आपने प्रेशर को डबल किया है तो आपका जो वॉल्यूम है वो आधा होना चाहिए, यानी वो 500 होना चाहिए। तो अगर प्रेशर कम होके 500 हो रहा है व्हाइल यू आर डबलिंग द प्रेशर, देन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने फिर चेक किया, आपने कहा मैं प्रेशर को फिर डबल कर दूं, 2 से 4 कर दूं, तो अब वॉल्यूम फिर 500 का आधा होगा, यानी 250 हो जाएगा। मैं इसको फिर डबल कर दूं तो ये फिर आधा हो जाएगा 125। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये आपस में इस तरह रिलेटेड है जो कि ये हैं, तो फिर ये कहलाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम क्या लिखते हैं कि जब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो आप कहते हैं प्रोपोर्शन को चेंज करके इक्वल बनाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। तो अब अगर ये P इधर ले जाए तो ये बन गया PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को अगर हम स्मॉल के से जाहिर कर दें तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं सिंगल स्टेट फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब भी दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। आप इस बात को यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैंने ये जो 4 दफा प्रेशर को चेंज किया और वॉल्यूम चेंज हुआ, अगर इन चारों दफा मैं प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट रीडिंग में 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1000 आएगा, सेकेंड रीडिंग में 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1000 आएगा, थर्ड रीडिंग में 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1000 आएगा, फोर्थ रीडिंग में 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें 1000 आएगा। इट मींस दो चीजें अगर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है ना। और इसी से हमने ये बात निकाली है कि अगर हमारा इनिशियल प्रेशर P1 और V1 हो और फाइनल प्रेशर P2 और V2 हो, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डबल स्टेट फॉर्म। और आप अगर इस
डाटा में गौर करें तो ये V1 है, ये V2 है, ये P1 है, ये P2 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1000 जवाब आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप और आगे बढ़ाएं, इसको V3 कहें, इसको V4 कहें, इसको P3 कहें, इसको P4 कहें, तो आप कह सकते हैं दिस इज ओनली नॉट ओनली फॉर डबल स्टेट, दिस इज फॉर मल्टीपल स्टेट। कि आप जितनी दफ़ा प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेंगे उनकी वैल्यू इंडिविजुअली तो चेंज होंगी, लेकिन आप जब भी उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। चाहे आप जितनी दफ़ा ये काम करें, यू विल गेट द सेम आंसर अगेन एंड अगेन। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल स्टेट। तो अब ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हमें याद हों बॉयज लॉ के, कि ये पहली बात ये हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर ये सिंगल स्टेट फॉर्म, ये डबल स्टेट फॉर्म, इन न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आती है। इसी तरह एमसीक्यू जो छोटे छोटे सवाल बनेंगे न्यूमेरिकल्स के। और इसमें अब आखिरी बात हम बॉयज लॉ के हवाले से ये भी करते हैं कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम सबको ये बात याद होनी चाहिए कि दो चीज़ें अगर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ कर्व होता है, जिसको आप हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। तो अगर मेरे पास ग्राफ ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम में बनाऊं सिंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, व्हिच इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कर्व। सिर्फ कर्व भी कहते हैं तो चलेगा, इसका एग्जैक्ट हाइपरबोलिक है, लेकिन हमारी किताब में इत्तेफाक से पैराबोलिक लिखा हुआ है। तो है ये वैसे हाइपरबोलिक, वहाँ बाय मिस्टेक लिख दिया है, इसलिए आप ये याद रखिए। जो मैथ्स में होते हैं वो हाइपरबोला और पैराबोला पढ़ते हैं, वो आप चूंकि नहीं पढ़ते इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये मैथ्स की चीज़ें हैं, लेकिन आप ये बस नाम याद रखेंगे। इसमें जो ट्रिकी चीज़ें पूछी जाती हैं वो क्या है, कॉमन सेंस वाली बात है। उन्होंने कहा देखिए वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनका आपस में इनवर्स ताल्लुक है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को इनवर्स कर दूं, v का ग्राफ मैं 1/p से बनाऊं, तो फिर जब आप एक क्वांटिटी को उल्टा कर देंगे तो फिर रिलेशन भी उल्टा हो जाएगा। रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स को उलट दें तो बन जाएगा डायरेक्ट। तो वॉल्यूम का प्रेशर के साथ कर्व वाला ग्राफ आता है, लेकिन वॉल्यूम का इनवर्स ऑफ प्रेशर के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वॉल्यूम इनवर्स ऑफ प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस है, इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। कि अगर ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आप इनमें से किसी एक चीज को इनवर्स कर देंगे तो रिलेशन भी इनवर्स हो जाएगा। पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, उलट कर बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऐसी ट्रिकी चीजें पूछते हैं कि बजाय ये पूछने के कि वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ क्या कहते हैं, वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर का ग्राफ क्या, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक हो गई बात। ये सारी बात हो गई हमारी बॉयज लॉ से मुतालिक। जितनी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ आपसे कर दी। नेक्स्ट हमारा है चार्ल्स लॉ। जैसा कि हमने कहा ये लॉ बताता है व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को इसने कांस्टेंट रखा है। चार्ल्स लॉ ने बताया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हाइल ही कीप प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो इसने बाकी दोनों चीजें कांस्टेंट रखी और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये तकरीबन 1770 में प्रपोज किया गया था, तकरीबन 100 साल के बाद। अच्छा, इसकी सबसे अहम बात यह है कि द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जिसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी कहा था प्रोपोर्शनल का मतलब है ये ना कहिएगा कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड। टेम्परेचर डबल करेंगे वॉल्यूम को भी डबल होना है, मगर कौन सा टेम्परेचर डबल करेंगे, केल्विन। आपके पास अगर बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ भी ग्राफ बना दूं, तो अगर मेरे पास टेम्परेचर है 100 केल्विन और वॉल्यूम का फर्ज कर लें 100, वॉल्यूम का फर्ज कर लें 50, तो जब आप टेम्परेचर डबल करके 200 केल्विन करेंगे वॉल्यूम डबल होके 100 हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर डबल करके 400 केल्विन करेंगे ये 200 हो जाएगा। ये है वो बात कि जैसे जैसे टेम्परेचर डबल हो रहा है वॉल्यूम भी वैसे वैसे डबल हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब टेम्परेचर केल्विन में डबल होगा तो वॉल्यूम डबल होगा। तो हम आपको डॉज कैसे देते हैं सवालात में इम्तिहान के अंदर, अब इसी से अभी
डेरिवेशन फिर कंटिन्यू करूँगा। यहाँ एक छोटा सा सवाल आ गया है जहन में, तो बता दूँ। टेम्परेचर ऑफ द सैंपल ऑफ गैस with volume 50 centimeter cube is increased from 25 degree centigrade to 50 degree centigrade. Its volume becomes, और फिर ऑप्शन दिए गए, 15 ही रहेगा, डबल हो जाएगा, डबल का भी डबल हो जाएगा, तो अब आपने ये सवाल पढ़ा, आपने देखा कि उन्होंने हमसे कहा है कि जनाब आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सैंपल ऑफ गैस विद वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर, ये गैस का वॉल्यूम है इस वक्त, हमने इसके टेम्परेचर को 25 से 50 कर दिया, यानी डबल कर दिया, 25 था उसको डबल करके 50 कर दिया, तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा। आपने देखा कि सर ने यहाँ जो बात समझाई थी उसके मुताबिक अगर टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाना चाहिए, तो वॉल्यूम अगर 50 था तो डबल होकर 100 हो जाएगा। आपने कहा ये जवाब बन रहा है। तो जो चीज़ आप भूल गए इस बात में जल्दी करने के चक्कर में, वो ये कि साथ में ये भी सर ने कहा था कि टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होना चाहिए, केल्विन में डबल होना चाहिए। ये जो मैंने आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो आपको इतना ख्याल रखना है कि ये जो फर्स्ट टेम्परेचर 25 है और सेकंड टेम्परेचर 50 है, ये डिग्री सेंटीग्रेड पे बेशक डबल हो रहा है, लेकिन केल्विन में क्या होगा, हम सबको पता है डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करें तो वो केल्विन बनता है। तो ये है 298 केल्विन और ये है 333 केल्विन। क्या टेम्परेचर केल्विन में डबल हो रहा है? सी नहीं, केल्विन में तो वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, 298 से 333 हो गया सिर्फ। तो क्या वॉल्यूम को डबल होना चाहिए? नो 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 सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें से सही जवाब कौन सा हुआ? नन ऑफ दीज। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट लाइक दिस। कैलकुलेट करके बताएंगे कि वॉल्यूम बढ़ेगा, 50 से थोड़ा सा बढ़ गया होगा क्योंकि आपने टेम्परेचर डबल नहीं किया। तो ये गुच्छा कई दफा दिया जाता है, ये सवाल बड़ा मशहूर है, बहुत पूछा जाता है कि वो जानबूझ के टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में डबल करते हैं और फिर कहते हैं बताइए वॉल्यूम क्या होगा। तो बच्चा जो ये बात भूल जाए कि डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है चार्ल्स लॉ केल्विन में है, तो ये सवाल में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा थोड़ा सा, डबल नहीं होगा कम से कम। और अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो फिर वो भी फॉर्मूला हम बनाएंगे, उसमें डालकर आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकालने बगैर कैलकुलेटर की वो अलग कहानी है, लेकिन डबल नहीं, ये बात तय हो गई। हाँ, अगर मेरा सवाल ये होता कि इंक्रीज फ्रॉम 25 केल्विन टू 50 केल्विन तो डेफिनेटली फिर मैं कहता कि मेरा आंसर डी है, लेकिन इस वक्त अब डी नहीं है, इस वक्त डी है। ठीक हो गई बात, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ूं अगर इसी डेरिवेशन के साथ, इसकी भी सिंगल और डबल स्टेट फॉर्म निकालें। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इधर भी यही होगा, कांस्टेंट आएगा। और यहाँ बन जाएगी बात कि अगर हम दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका रेशो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये है चार्ल्स लॉ की सिंगल स्टेट फॉर्म। सिंगल स्टेट इसलिए कहते हैं कि इसमें एक वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है, सिंगल सी बात। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दो चीजों का रेशो कांस्टेंट के बराबर होता है। और अब अगर मैं इस बात से आगे बढ़ूं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर आपस में डिवाइड हो और फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर आपस में डिवाइड हो तो ये दोनों रेशियो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दिस बिकम्स डबल स्टेट फॉर्म, और इसे आप मल्टीपल स्टेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसी तरह। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू टेक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, हर दफ़ा उनका रेशो लाजमी तौर पर बराबर होगा, चाहे आप जितनी दफ़ा टेम्परेचर चेंज करके वॉल्यूम की वैल्यू निकालते हैं। सो ये हो गई बात चार्ल्स लॉ की। तो बॉयज लॉ के फॉर्मूले हो गए थे PV इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट और P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2। चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं, PV ओवर T इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट एंड V1 ओवर T1 इजिकल्स टू V2 ओवर T2। सिर्फ खास बात क्या है, द टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चलेगा। इसके ग्राफ पर बात कर लें अगर हम, तो
इसके ग्राफ में कहानी ये बनती है कि जो हमारे चार्ल्स थे उन्होंने जब अपना लॉ पेश किया था तो टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता था। केल्विन के टेम्परेचर का आइडिया यानी इस आइडिया के एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ये चार्ल्स ने ही दिया था, और ये दिया था उन्होंने अपने ग्राफ की मदद से। जब बॉयज लॉ आ गया तो उसके बाद चार्ल्स और उसके साथ के बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में क्या ताल्लुक है। वॉल्यूम टेम्परेचर का जो यूनिट उस जमाने में लिया जाता था वो था डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑब्वियसली वो डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर बढ़ाते थे और देखते थे कि हाउ वॉल्यूम चेंजेस, तो उन्हें नजर आ गया कि वॉल्यूम कम से कम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड से। तो अगर दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर दो चीजें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हो, प्रोपोर्शनल ना हो, तो भी स्ट्रेट लाइन आता है मगर वो ओरिजिन से शुरू नहीं होता। तो whenever we take the volume and temperature graph in degree centigrade, it is looks like that. ये स्ट्रेट लाइन था मगर इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ये वॉल्यूम की कुछ वैल्यू पर शुरू होता था, जिसका मतलब ये है कि जब आपका ये ओरिजिन ये है, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस मौके पर गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की शर्त एक ये भी है कि जब एक वैल्यू जीरो हो तो दूसरी भी जीरो हो। तो अब हमारे लिए हिसाब ये था कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो जब टेम्परेचर जीरो हो तो वॉल्यूम भी जीरो होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तो चार्ल्स ने ये अक्लमंदी की कि उसने कहा ये इसलिए नहीं हो रहा कि आपका जो यूनिट है टेम्परेचर का वो गलत है। डिग्री सेंटीग्रेड का यूनिट इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए बनाया था, वाटर को स्टैंडर्ड बना के कि जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होता है उसे जीरो कह दिया। और ये एक्चुअल में जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब होता है सबसे कम वैल्यू जिससे कम नहीं होती है, जबकि हमें पता है टेम्परेचर जीरो से भी कम जाता है, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री माइनस में जाता है टेम्परेचर। तो याद रहे फिजिकली माइनस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, दुनिया में कोई चीज़ माइनस नहीं हो सकती। आप अपनी एज कह रहे हैं ये बच्चा -3 ईयर्स का है, तो नहीं कह सकते ना। तो माइनस हम जहां भी यूज करते हैं साइंस में वो किसी पर्टिकुलर चीज को जाहिर करने, जैसे मिसाल के तौर पर फिजिक्स वाले माइनस जाहिर करते हैं रिवर्स डायरेक्शन के लिए। इसी तरह अगर अकाउंट्स वाले माइनस जाहिर करते हैं तो वो जाहिर करते हैं कि किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गया तो हम लिखते हैं उसके अकाउंट में माइनस के पैसे, वरना हकीकत में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब उन्होंने कहा माइनस का तो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो इस शख्स ने अक्लमंदी ये की और इसने कहा ओके, अगर मैं ये ग्राफ प्रोजेक्ट करूं और इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाऊं तो देखता हूं किस टेम्परेचर पर जाकर ये एक्स एक्सिस से टकराता है। जहां ये एक्स एक्सिस से टकराएगा उसका मतलब है वॉल्यूम की वैल्यू जीरो हो गई। तो वॉल्यूम की वैल्यू किस टेम्परेचर पे जीरो हो रही है, तो पता ही चला कि अगर हम ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली वैल्यू लेंगे तो ये टेम्परेचर की वैल्यू आई -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्टली, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली में सिर्फ -273 लिख देते हैं, 0.16 को इग्नोर कर देते हैं। तो इससे चार्ल्स को ये एहसास हुआ कि जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में इस वैल्यू पर पहुंचेगा -273.16, तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, टेम्परेचर इससे कम नहीं होगा और इस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो अब ये फर्स्ट कर लें ये ग्राफ उसने हाइड्रोजन के लिए बनाया था। अब उसको हुआ कि देखते हैं ये तो हाइड्रोजन के लिए -273 आया, किसी और गैस के लिए करके देखते हैं। उसने एक ग्राफ ऑक्सीजन के लिए बनाया तो देखा वो ग्राफ ऐसे जा रहा है। जब इसको पीछे लेकर आया तो उसकी हैरत की इसलिए इंतहा ना रही कि पीछे जाकर ये भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जाकर मिल रहा है। जितनी गैसें उस जमाने में मौजूद थी उसने सबका ग्राफ बनाया और सब में उसे ये पता चला कि -273 पर आकर सारी गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से उसने ये कहा कि आप अपने टेम्परेचर में करेक्शन कीजिए और उसे बजाय यहाँ से शुरू करने के यहाँ से शुरू कीजिए। तो ये जो फैक्टर है 273.16 का, इसे डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड कीजिए ताकि ये बन जाए एब्सोल्यूट या कंप्लीट जिसे आप कहते हैं। और ये नया टेम्परेचर बन गया केल्विन। तो इस ग्राफ से इसने ये बात बताई। अब फर्स्ट कर लें जब ये बात बन गई तो हमने कहा ओके, अब अगर हम ग्राफ बनाएं और टेम्परेचर को केल्विन में लें और वॉल्यूम लें तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक हो गई बात।
ये छोटी छोटी सी दो बातें इसके साथ हमें पता करनी थी, इसी से केल्विन टेम्परेचर का आइडिया हमें मिला। ये सब बातें हो गई चार्ल्स लॉ की। तीसरा जो लॉ था वो लॉ है जो हम ऑलरेडी काफी कुछ उसके बारे में चैप्टर 1 में पढ़ चुके, वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस ने कहा जब आपको पता चल गया है कि गैस का प्रेशर से क्या ताल्लुक है और टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, तो अब रह गया सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स। तो आप प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो उसने रिलेशन निकाला कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब पीछे वाली बातें रिपीट हो जाएंगी कि जब इन दोनों के बीच में इक्वल आएगा तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड होगा। तो इसका मतलब है सिंगल स्टेट फॉर्म ये होगी कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, और डबल स्टेट फॉर्म ये होगी कि V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर N2। और अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का चक्कर नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का ग्राफ सिंपली स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये तीनों लॉज मैंने बता दिए एक एक करके, और अब हम सबके दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि ये तीनों लॉज एक वक्त में वॉल्यूम का किसी एक चीज से रिलेशन बताते हैं। अगर हम एक साथ तीनों चीजों से इसका रिलेशन बनाना चाहें तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों से रिलेट करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कल में। ये बात हमने बता दी थी पहले, फिर दोहरा दूँ कि जो मंडे को हमारा टेस्ट होगा उसमें हम चैप्टर 1 तो कंप्लीट लेंगे ही, और ऑब्वियसली उसमें सिग्निफिकेंट फिगर को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन पीछे की हर चीज़ आ सकती है, आप उस पर याद रखेंगे। और इस चैप्टर में चैप्टर 2 भी शामिल होगा जनरल गैस इक्वेशन पर। कल हम उससे भी आगे चले जाएंगे क्योंकि वैसी बात है अब जनरल गैस इक्वेशन पे इतना टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन टेस्ट हमारा जनरल गैस इक्वेशन तक होगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, मैं आपको सारी स्लाइड्स एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमने शुरू किया चैप्टर 2 से आज, और सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में कंपेयर किया। तो ये पहली स्लाइड उसमें थी। देन वी कंटिन्यू, ये दूसरी स्लाइड, यहाँ ये कंपैरिजन कंप्लीट हुआ जो हमने शेप, वॉल्यूम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर मोशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डेंसिटी के हिसाब से किया था। जब ये सब हो गया तो फिर हमने कहा ओके, द फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसके टोटल 10 पोस्टुलेट्स हमने बनाए, और उसमें पहले 3 यहाँ हैं कि मॉलिक्यूल से मिलती हैं, उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, उनके डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उनकी कंटिन्यूस रैंडम मोशन है जो ब्राउनियन कहलाती है, उनकी कोलिजन इलास्टिक है, वे एक्सर्ट प्रेशर, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट उन यूनिट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन। तो फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है, ये तमाम लॉज ऑफ मैकेनिक्स को ओबे करते हैं। एंड देन जो दो एक तरह से कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो यहाँ आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें नहीं होती और इनका इंडिविजुअल वॉल्यूम जीरो है। देन वी स्टार्ट गैस लॉस। पहला बॉयल्स लॉ है जिसके मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर while the temperature and number of moles are constant। उसकी सिंगल स्टेट, डबल स्टेट, मल्टीपल स्टेट फॉर्म बताई गई। फिर उसका ग्राफ वॉल्यूम प्रेशर का भी और वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर का भी। देन वी हैव चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर इज इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट इन डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इसके बाद हमने इसकी भी सिंगल स्टेट, डबल स्टेट फॉर्म ड्राइव की, इसका ग्राफ बनाया डिग्री सेंटीग्रेड के साथ भी और केल्विन के साथ भी। एंड देन अ लास्ट थिंग अबाउट एवोगैड्रोस लॉ, व्हिच इज सीम्स टू बी सिंपल, लेकिन बहरहाल इससे अभी हम थोड़ी सी बातें और करेंगे एवोगैड्रोस लॉ की भी और फिर जनरल गैस इक्वेशन की भी इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ आवर मीटिंग। थैंक यू।